Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about business for class 11th, and in this video we understand about the chapter number 7, that's name is a source of business funds, and it is our first part. Before moving forward, we first of all understand about the learning objective of this chapter, so in which we understand about the meaning, nature and significance of the finance, and after that type of the finance, then source of the finance, owners fund and borrowers fund, securities, then after trade credit, public deposits, shares, debentures, commercial banks, institutional finance, then international sources of business, and after that GDR, ADR and loan from the commercial banks. These are those points which we are able to understand when we learn or read this chapter. Then our today's topic is the meaning and nature and significance of business finance. So first of all, we understand about the business finance. The business finance is the capital funds and the credit funds invested in the business, and it's that amount which is invested in business in the forms of the capital and through the borrowings. The finance means making money when making money available when it is needed. That means what? When we are needy, when we need a lot of money in our business organization for smooth flowing of the activities of the business, in that situation the financing, a business financing is able to provide that amount. That's mean what कि अगर हमें फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो हमको जब पैसे की जरूरत हो बिजनेस में, तो बिजनेस फाइनेंस क्या करता है? उस पैसे की रिकवरी करने का काम करता है, उस पैसे को प्रोवाइड करने का काम करता है. बिजनेस फाइनेंस मे बी डिफाइंड एज अ प्लानिंग, इसको हम प्लानिंग के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. रेजिंग, managing and controlling all the money used or the capital funds of any kinds of use with in connection with the business. कहता है कि इसका जो बिजनेस फाइनेंस की अगर बात करें तो इसको हम प्लानिंग के, राइजिंग के, मैनेजिंग के और कंट्रोलिंग के बेसिस की बात करें, या फिर ओवरऑल कह सकते हैं मनी को यूज करने की बात करें और कैपिटल फंड की बात करें जिसका कनेक्शन किसके साथ जुड़ता हो, बिजनेस, यानी कोई भी एक्टिविटी जिसका कनेक्शन बिजनेस के साथ जुड़ता है और उसके फंड्स को जनरेट, उनके फंड्स को मैनेज करने का काम किया जाता है, या फंड्स को विड्रॉल करने का काम किया जाता है, फंड्स को यूज करने का, तो वो सारे के सारे सोर्सेज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजनेस फाइनेंसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन आपकी बुक में दिया हुआ है. नॉर्मली आप देखें तो फाइनेंसिंग इज दैट अ बिजनेस एक्टिविटीज विच इज कंसर्न विद द एक्विजिशन और एंड द कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल फंड्स इन मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस. दैट मीन वहाँ यहाँ पर साथ साथ ओवरऑल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस फ्रेंड, यानी कि यहाँ जो कह रहा है कि बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जो बिजनेस इन कैपिटल फंड्स के रूप में जो फाइनेंशियल नीड होती है बिजनेस की, जो भी नीड होती है उसको फुलफिल करने का काम करती है. देन यहाँ भी कहता है फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेट विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव द मीन्स ऑफ कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स सैटिस्फैक्टरीज एज पॉसिबल. तो यहाँ जो कह रहा है कि जो बिजनेस फाइनेंस होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन होता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के लोग इसको मैनेज करने का काम करते हैं. और किससे रिलेटेड होता है? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होने के साथ साथ कहता है अरेंजमेंट ऑफ द कैश एंड क्रेडिट. कैश और क्रेडिट में हमको कहना है मतलब अगर हमारे पास 10 लाख रुपए की जरूरत है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उसको चाहे कैश में मैनेज करें, अपने पास से मैनेज करें, या फिर कहीं से फाइनेंस को कवर अप करके यानी कि लोन लेके हम उसको मैनेज करें, तो जिस भी तरीके से मैनेज करें ताकि बिजनेस की जो नीड्स है उसको पूरा किया जा सके. ये जो वे ऑफ मीडियम होता है वो बिजनेस फाइनेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है. अब हम पढ़ेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. जब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं तो कहता है नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस और रन एन एंटरप्राइजेस विदाउट एडुकेट फंड्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति जरूरत के हिसाब से अगर फंड ना हो तो वो बिजनेस को ना तो स्टार्ट कर सकता है और ना ही रन करा सकता है. फिर कहता है एवरी बिजनेस रिक्वायर्स द सम मनी टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल. हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है. जब पैसे लगाएंगे तो बिजनेस स्टार्ट होगा, और वो जो पैसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इनिशियल कैपिटल कहलाता है. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. अब कितने पैसे की जरूरत है ये साइज जो होती है बिजनेस की, बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा पैसा लगेगा, छोटा है तो कम पैसा, उसके ऊपर उसके नेचर एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है. किस तरह का वो काम कर रहा है वो उसका नेचर है, और कितना बड़ा वो किस बड़े लेवल पे काम कर रहा है वो उसका साइज को रिप्रेजेंट करता है. तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी. और यह कहता है बिजनेस इंटरप्राइज रिक्वायर द कैपिटल एंड द फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग
पर्पस। अब किस किस पर्पस पे वो कहता है, वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस, जब बिजनेस को शुरू करना होगा तो हमें कैपिटल या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फिक्स्ड एसेट्स एंड ऑल्सो टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। अब फाइनेंस क्या करता है, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत है, तो वो करता क्या है, जो फिक्स्ड प्रोडक्ट होते हैं या फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, मशीनरी हो गई, वो फिक्स्ड एसेट्स है जिसकी अपना कुछ टाइम ऑफ लाइफ टाइम होता है, कुछ अपना वो कुछ समय तक लगातार वो काम कर सकती है, वो फिक्स्ड होती है। तो कहते हैं फिक्स्ड मशीनों को खरीदने के लिए, और साथ ही साथ जो रोज के एक्सपेंसेस जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, स्टेशनरी का हो गया, पोस्टिंग का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, दुनिया भर के जो एक्सपेंसेस डेली बाय डेली कंपनियां करती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें बिजनेस के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा क्या है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट when the production process is lengthy। अब यहाँ पे क्या, जब प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा लेंदी होता है, मतलब लंबी प्रोसेस लाइन होती है प्रोडक्ट को बनाने में, तो उस प्रोसेस लाइन में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को, या यूँ कह लीजिए प्रोसेस को बनाए रखने के लिए, प्रोडक्ट के प्रोसेस को बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तो दूसरे प्रोसेस की तरफ प्रोडक्ट मूव करता है, और फाइनली जब लास्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए रेडी होता है। इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा हर सेक्शन, हर वर्क, मतलब हर प्रोसेस उसका काम करता रहे, उसके लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। कहता फाइनेंस टू मीट टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी व्हेन द नीड्स फिक्स कैपिटल, वी नीड्स फिक्स कैपिटल। यहाँ पे कहता है कि बिजनेस में क्या करना है, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए, यानी कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंपनी नए नए प्रोजेक्ट बनाती है, नए नए इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने का काम करती है, तो उस इंडस्ट्रीज में बने रहने के लिए, उसके ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है। जैसे कि हमें वी नीड द फिक्स कैपिटल, हमें फिक्स कैपिटल मशीनरी की जरूरत होती है, मटेरियल की जरूरत होती है जो फिक्स होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, तो उन सबको खरीदने के लिए भी हमें फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं, एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स ऑफ टू द बिजनेस कंसर्न। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जब अवेलेबल, यानी कि जो हमारी जरूरत के अमाउंट अगर होंगे तो क्या होगा, पहली चीज, द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज ऑन टाइम। फर्म क्या करेगा, जो उसकी लाइबिलिटीज है उसको समय से पूरा कर पाएगा। मतलब लाइबिलिटीज क्या, सप्लायर को पेमेंट करना है तो सप्लायर को टाइमली पेमेंट कर पाएगा, और जो टाइमली पेमेंट करता रहेगा तो सप्लायर भी प्रोडक्ट की सप्लाईज को रेगुलर, यानी रॉ मटेरियल सप्लाई रेगुलर कर सकेगा। देन कहता है द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली, वो बिजनेस को स्मूथली चला सके, मतलब आराम से बिजनेस चलता है। क्यों भाई, जब सप्लायर को पेमेंट वो टाइम से करता रहेगा, लोगों का पेमेंट करता रहेगा, जो सैलरी है वो टाइम से जाती रहेगी, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट ठीक से, मतलब जो सप्लायर वो टाइम से रॉ मटेरियल देता रहेगा, वर्कर टाइम से सैलरी पाते रहेंगे, तो वो अपने काम को टाइमली करते रहेंगे और बिजनेस स्मूथली रन करता रहेगा, यानी जो भी काम कर रहा है वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, द फर्म कैन अडॉप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेशन मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। पैसे होंगे तो नई टेक्नोलॉजी और नए मेथड को प्रोडक्शन के लिए वो यूज कर सकता है, नए नए मेथड्स को अप्लाई कर सकता है। देन कहता फर्म कैन मेक्स यूज इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अब फर्म क्या कर सकता है, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो जनरेट हो रहा है उनको यूज करके प्रॉफिट को मेंटेन कर सकता है। जैसे अगर देखा जाए सॉफ्टवेयर कंपनियां अभी हाल ही में बहुत नए नए तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे मीटिंग्स के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से गूगल मीट हुआ, जूम हुआ, जियो मीट हुआ, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर। इससे पहले मीटिंग्स को लेके, ऑनलाइन मीटिंग्स को लेके कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता था, लेकिन कंडीशन जैसे आई उस कंडीशन के हिसाब से ही क्या हुआ, हमने नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट किया। तो सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, उन्होंने अच्छे से सॉफ्टवेयर को सेल किया और पैसे कमाए। तो यहाँ पे भी बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट के लिए अगर एक्सेस अमाउंट होगा, प्लानिंग के लिए एक्सेस अमाउंट होगा, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या जनरेट हो रही है उसको वो उस पैसे को वो उस अपॉर्चुनिटीज़ पे एक्सपेंस करके यूटिलाइज कर सकता है। द फर्म कैन फेस द कंपटीशन मोर स्ट्रांगली। फर्म क्या कर सकती है, कंपटीशन को अच्छे से फेस कर पाती है, क्योंकि अगर देखिए तो एक प्रोडक्ट के बहुत सारी कंपनियां बनाती है। एक प्रोडक्ट जैसे बिस्किट ले लो, तो बिस्किट बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं और सब एक दूसरे के कंपटीटर हैं, ठीक है। तो कंपनियां तब टिकी रहेंगी जब वो बेहतर देने का काम करेंगी या वैरायटी प्रोवाइड करेंगी, तब वो कंपनियां क्या करेंगी, मार्केट में टिकी रहेंगी। तो ये तब पॉसिबल है जब हमारे पास फाइनेंस अच्छा हो। द फर्म कैन रिप्लेस इट्स एसेट्स एंड मशीनरी व्हेन एवर नेसेसरी। तो फर्म क्या कर सकता है, जब इसके पास फाइनेंस होगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो जो इसकी ओल्ड एसेट्स हैं उसको बेच के न्यू मशीनरीज को परचेस कर सकता है, यानी कि रिप्लेस वो टाइमली जब भी चाहे तब कर सकता है जब जरूरत होगी। द फर्म कैन फेस द रिजेक्शन एंड डिप्रेशन पीरियड
ऑफ अ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल की जब बात करते हैं तो बाइंग एंड सेलिंग की सिचुएशन हमारी रन करती रहती है, तो उसमें कभी हम बहुत पीक सिचुएशन में होते हैं, यानी बूम कंडीशन में होते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है, तो कभी ऐसा टाइम भी आता है जिसमें हमको फायदा नहीं होता है। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो जो इंडस्ट्रीज पहले बहुत ज़्यादा फायदा कमा रही थी, अभी उनका प्रॉफिट है वो क्या थोड़ा डाउन हो गया है। तो इस सिचुएशन में वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे, जब उनके पास पहले से कुछ बेनिफिट होगा, पहले से कुछ अमाउंट, कुछ फाइनेंस उनके पास अवेलेबल होंगे, उसी से वो क्या कर सकेंगे, अपने बिजनेस को सर्वाइव करा पाएंगे। तो ये एक चीज़ फायदा। तो कंक्लूजन क्या आता है, अब बिजनेस इंटरप्राइजेस नीड द फाइनेंस एट एवरी स्टेज। बिजनेस इंटरप्राइजेस में क्या होता है, हर एक स्टेज पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और ये भी कहता है इट्स मस्ट बी अवेलेबल इन एजुकेट अमाउंट। और ये क्या होता है, एक एजुकेट अमाउंट में इसकी जितनी जरूरत है साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग, जितने पैसे की जरूरत है उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहती है, वो हमेशा उसको चाहिए एट द राइट टाइम फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंटरप्राइजेस। कब, राइट टाइम पे, जिससे वो अपने बिजनेस को स्मूथली फंक्शनिंग कर सके। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। ये लाइन थोड़ा सा अपनी बुक्स में अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, यानी कि अगर देखें तो जीवन देने का जो काम होता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस को फाइनेंस ही करता है। सो अब देखें सोर्स ऑफ फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की अगर बात करें, देखिए हमारे पास जो बिजनेस का फाइनेंस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ऑनरशिप के बेसिस पे, दूसरा होता है बोरोइंग सिचुएशन पे। यानी कि हम एक क्या करते हैं, हमने क्या बचा के रखा है, हम अपने पैसे को क्या करते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं, और दूसरा हम जब बाहर से लेते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऑनरशिप के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो होता है, कहता है द एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेस देयर आर टू सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। हर एक बिजनेस इंटरप्राइज दो तरह के सोर्स होते हैं, पहला ऑनर्स फंड, दूसरा बोरोज फंड। जब ऑनर्स फंड की बात करते हैं तो ऑनर्स फंड्स रेफर टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑनर एज वेल एज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कहता है कि ये वो फंड होता है ऑनर्स फंड जिसको ऑनर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, या जो उसके पास है उससे तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, अपने प्रॉफिट से भी, वो जो मिलने वाला प्रॉफिट होता है उससे भी वो कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। दिस फंड्स रिमेन्स विद द कंपनी। और ये फंड क्या होता है, हमेशा कंपनी के पास होता है, एंड इट हैज नो लायबिलिटीज टू रिटर्न एट दिस फंड। और इसके पास कोई लायबिलिटीज नहीं होती है कि हम इस फंड्स को रिटर्न करेंगे। यानी कि मेरा पैसा है, मेरी कंपनी है, मैंने जो पैसे बचा के रखे तो अपनी कंपनी में लगा लिए, अब मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है, हम अपनी कंपनी में उससे बेनिफिट में कन्वर्ट करके अब जैसा भी चलता है उसको रन कराएंगे, लेकिन किसी आउटसाइडर्स को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कहता है फॉर द एग्जांपल इक्विटी शेयर एंड रिटेन्ड अर्निंग। इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे, आपके लिए नया है पूरी तरीके से। लेकिन ये जो चीजें होती हैं, ये एग्जांपल, ये ऑनर्स फंड होती हैं, इसमें ऑनरशिप होती है, ये जो पैसे लगाने वाले होते हैं ये ऑनर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेन फीचर ऑफ ऑनर्स फंड। तो क्या होता है, सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। जो ऑनर्स फंड होता है वो होता है परमानेंट कैपिटल होता है, नहीं हमेशा पैसे ये फिक्स वाले होते हैं कि इसके पास तो होगा ही होगा। कहते हैं ऑनर्स फंड रिमेन परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अगर हम बात करें ऑनर्स फंड के लिए तो ये परमानेंटली इन्वेस्टेड होता है बिजनेस, यानी हमेशा बिजनेस में लगा ही होता है। यानी ये पैसे आए हमने लगाए, पैसे आए लगाए, हमने कुछ रिजर्व रखे हैं वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हैं, हमने उसको लगा लिया। फिर कहता है इट इज नॉट द रिफंडेबल लाइक लोन और द बोरोज फंड। इसको वापस नहीं किया था, किसको, ऑनर्स फंड को वापस नहीं किया था। किस तरह के फंड्स की तरह, जैसे इसमें करा लाइक लोन एंड बोरोज फंड। बोरोज फंड और लोन की तरह इसको हम रिफंड नहीं करते। भाई अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पैसे सारे टाइम तक वापस करने पड़ेंगे, किसी से बोरो करेंगे, उधार लेंगे तो भी हमको पेमेंट करना पड़ेगा। कहता अ लार्ज पार्ट ऑफ द ऑनर्स फंड इज यूज फॉर द एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स। कई बार क्या होता है, इसके साथ क्या होता है कि बहुत बड़े हिस्से को हम क्या करेंगे, ऑनर्स फंड क्या करता है, लार्ज पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड्स इज यूज्ड फॉर एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट्स। बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, जो हमारे अगर मतलब हमारे पास जो पैसे होते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स को यानी मशीनरी वगैरह को खरीदने में ही लग जाता है। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस। कहता है कि जो ऑनर्स फंड होता है वो सभी तरह के पर्पज के लिए अवेलेबल होता है और थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो बिजनेस की लाइफ है, बिजनेस जब तक चलेगा तब तक के लिए वो फंड हमेशा अवेलेबल रहेगा। फिर कहता है प्रोविजन ऑफ द रिस्क कैपिटल। जब हम रिस्क की बात करते हैं कि तो यहां कहता है द ऑनर्स फंड इज ऑल्सो नोन एज अ रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस। इसको हम रिस्क कैपिटल ऑफ द बिजनेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एज अ रिटर्न ऑन दिस कैपिटल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी। अब कहता है इसमें जो रिटर्न्स आता है कैपिटल पे, रिटर्न्स का मतलब ये है कि फायदा होता है, ठीक है,
वो डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे पैसे कमा रही है, कंपनी का फायदा किस रेट पे हो रहा है। फिर कहता है इन केस कंपनी इन incurring loss then it is not compulsory to pay return on the owners fund। अब कहता है कि अगर मान लीजिए कंपनी लॉस में है, ठीक है, तो ऑनर्स फंड के लिए ऑनर्स को रिटर्न पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी हमें दोबारा पैसे देने की जरूरत नहीं है। कहता है इन टाइम सॉरी इफ द लॉस कंटिन्यू ऑनर्स मे बी अनेबल टू रिकवर इवन देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अब कहता है अगर लॉस क्या होगा, अगर कंटिन्यू हुआ, नुकसान हो ही रहा हो, तो ऑनर्स क्या है कि ऑनर्स ने जो पैसे लगाए हैं उसको भी वो रिकवर नहीं कर सकता जो इन्वेस्टमेंट के रूप में। इन टाइम ऑफ प्रोस्पेरिटीज हाई लेवल ऑफ द रिटर्न्स इज गिवन ऑन द फंड्स, द रिटर्न्स ऑन द ऑनर्स फंड्स वेरीज विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनीज। अब कहता है कि अगर मान लीजिए क्या होता है समय में अगर बदलाव आते हैं और फायदा बहुत होता है, जब फायदा बहुत होगा तो ऑनर्स फंड कहता है रिटर्न्स इज गिवन ऑन ऑनर्स फंड, तो रिटर्न्स दिया जाएगा, यानी कि वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के तरह पे वो ट्रीट किया जाएगा, या इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स फंड ट्रीट किया जाएगा, उसको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे लोन के रूप में, या इंटरेस्ट लगा वो कंपनी के ही पास रहेंगे, फिर भी मतलब वो इंटरेस्ट भी लगाएगा तो वो कंपनी के पास रहेंगे। फिर कहते हैं द रिटर्न्स इज ऑनर्स फंड वेरीज विद द प्रॉफिट अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। जो रिटर्न्स होता है, प्रॉफिट अर्निंग जो होती है हमारी, उसके हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं, किस रेट ऑफ रिटर्न पे हम ऑनर्स के फंड्स को ट्रांसफर करेगी कंपनी। याद रखिए कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है, ऑनर्स जो होते हैं इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू वो ऑनर्स ट्रीट कहता है, और कंपनी थोड़ी सी अलग हो जाती है उससे। कहता है दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिस्की कैपिटल। इस वजह से क्या होता है, ये रिस्की कैपिटल। अब रिस्की कैपिटल का सेंस समझिएगा, पैसा लगा दिया, रिटर्न आया तो मिलेगा, नहीं आया तो नहीं मिलेगा, तो रिस्क ही है ना भैया, पैसा प्रॉफिट आया तो मिल गया, नहीं आया तो लॉस हुआ। अब कहता है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, भाई ऑनर्स फंड है तो ऑनर्स फंड अपने फंड्स को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के किसी सिक्योरिटीज की जरूरत नहीं होती है। नो सिक्योरिटी हैज टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट द ऑनर्स फंड कैपिटल। नेक्स्ट कहता है सोर्स ऑफ ऑनर्स फंड, तो ऑनर्स फंड्स कंप्राइज ऑफ द शेयर्स कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सेट्रा और द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की बात करता है। तो ये क्या होता है, सोर्स ऑफ ऑनर्स फंड होते हैं। ये ऑनर्स फंड जैसे शेयर कैपिटल के उसमें देखिए रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल इज अ टीनी पार्ट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, और उस हिस्सों को लोगों को बांट देते हैं, बेच देते हैं, तो वो लोग जो खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, ठीक है, और उससे मिलने वाला जो अमाउंट होता है वो शेयर कैपिटल कहलाता है। रिटेन अर्निंग जब सामान खरीद बनाते हैं, बेचते हैं, उससे जो मिलने वाला बेनिफिट्स होता है वो रिटेन अर्निंग के रूप में देखा जाता है। अब आता है बोरोस फंड। बोरोस फंड एज नेम इज क्लियर कि ये उठा मतलब किसी से लिया जाता होगा, उधार में लिया जाता है। बोरो फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म्स, ये वो अमाउंट की बात करता है जो बोरो किया जाता है। इट्स इंक्लूड द ऑल फंड्स अवेलेबल बाय द वे ऑफ लोन और क्रेडिट। कहता है इसमें उन सभी फंड्स को इंक्लूड किया जाता है जो लोन या क्रेडिट के रूप में लिए जाते हैं। बोरो फंड्स के फीचर की बात करें तो फिक्स टाइम इसमें होता है, ठीक है। द बोरो फंड इज रेज्ड बाय द बिजनेस फर्म फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। ये क्या होता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए रेज किया जाता है। दीज फंड्स मे बी रेज्ड इन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और इन फंड्स की जो टाइमिंग ऑफ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है। शॉर्ट टर्म का मतलब याद रखिएगा 2 साल से कम की बात करते हैं, 3 साल से कम की। मीडियम 3 से 5 की बात करता है, और जब लॉन्ग की बात करें तो अबव द 5 ईयर की बात होती है। फिर कहता है सिक्योरिटीज की बात करें तो वहां पे ऑनर्स फंड में हम कोई सिक्योरिटी नहीं दे रहे थे, यहाँ पे सिक्योरिटी हमें देनी पड़ती है। तो कहता है जनरली द फर्म्स कैन गेट द बोरोज फंड्स against the securities of assets. Bank and the financial institution offer the loans on the different terms against the securities of assets. यहाँ पे कह रहा है कि अगर जनरली हम बात करें तो फर्म्स कैन गेट द फंड्स बोरोज फंड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज, इसको सिक्योरिटी देके, सिक्योरिटी ऑन एसेट्स, ये लैंड हो सकता है, मशीन हो सकती है, कोई व्हीकल हो सकता है, इन सब चीज़ों पे ये क्या करता है, लोन ले लेता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, लोन लेता है तो फिर देता कौन है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है लोन, और उनका टर्म एंड कंडीशन जो होता है सिक्योरिटीज का वो अलग अलग होता है। यह कहता है अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द एसेट्स, किसके अगेंस्ट, सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स, यानी कि किसी न किसी एसेट्स को के बदले वो क्या करेंगे, लोन आपको या बिजनेस को प्रोवाइड करने का काम करेंगे। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेगुलर, वहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, यहाँ रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देते, क्योंकि वहाँ तब इंटरेस्ट देंगे जब प्रॉफिट होगा, रिटर्न तब करेंगे जब प्रॉफिट होगा। यहाँ अगर नहीं होता है तो भी आपको देना है, चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो, और अगर फायदा होता है तो आप देते ही हैं। कहता है इट्स लीगल कंपनसेशन ऑन द बिजनेस फर्म टू पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बोरोज फंड। कहता है कि ये लीगल कंपनसेशन होता है, ठीक है, कि जो बिजनेस फर्म पे
कि जब वो बोरोस फंड को ले रहा है तो उसके अगेंस्ट जो उसका इंटरेस्ट होता है उसका वो पेमेंट करता रहे। फिर द प्रिंसिपल अमाउंट हैज ऑल्सो बी पेड विद इन द फिक्स पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड। प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, जो मेन अमाउंट होता है जिसको उसने लोन के रूप में लिया है, उसको भी वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में पेमेंट करेगा और उसके साथ साथ इंटरेस्ट एक रेगुलर इंटरवल में वो पेड करता चला जाएगा। कंट्रोल की बात करें तो कहता है बोरोस फंड सिक्योरिटी होल्डर्स डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। शेयर होल्डर्स में क्या होता है, ये राइट होता है, वो कंट्रोल कर सकता है बिजनेस को, लेकिन इसमें नहीं होता है। एंड मैनेज द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फर्म, और कोई भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। They have a right to sue the firm in case there is default in the payment of interest and the repayment of the loan. ये केवल ये चीज श्योर करना चाहते हैं, ठीक है, कि जो फर्म है वो उनका पेमेंट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस चीज को देखने के लिए वो इंटरफेरेंस थोड़े करते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में ऐसा करेंगे जब पेमेंट फर्म क्या करेगी, नहीं कर पाएगी, या कोई इंस्टॉलमेंट वो पेमेंट नहीं कर पाती है। सोर्स ऑफ बोरोस फंड की बात करें तो इसमें कौन कौन से फंड, डिवेंचर आता है, लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक आते हैं, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, इनकॉर्पोरेट डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट भी सोर्स ऑफ बोरोइंग के रूप में बिजनेस में डील किए जाते हैं। अब यहां पे कुछ डिफरेंसेस हैं बोरोस फंड और ऑनर्स फंड के बीच में। तो मीनिंग की अगर बात करें तो इट इज द फंड, इट इज रेफर्स टू द फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर्स एज वेल एज द रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, प्रॉफिट के रूप में या फिर ऑनर खुद लगाता है, और इसको क्या कहता है, किसी से लिया जाता है, चाहे वो बैंक से लिया जाए चाहे वो किसी क्रेडिटर से लिया जाए। टाइम ऑफ पीरियड इसमें लाइफ टाइम मतलब कोई जरूरी नहीं है, कहता द ऑनर्स फंड इज अ सोर्स ऑफ द परमानेंट कैपिटल, ये हमेशा के लिए होता है, लेकिन इसका एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी बोरोस फंड का फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिक्योरिटीज की बात करें तो ऑनर्स फंड में कोई सिक्योरिटीज एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन बोरोस फंड्स में जो भी आपको फंड मिलते हैं वो अगेंस्ट द सिक्योरिटीज मिलते हैं। कंट्रोल की बात करें तो ऑनर फंड में कंट्रोल होता है, कंट्रीब्यूशन में जो ऑनर्स फंड कंट्रीब्यूट द कंट्रोल कंपनी, ठीक है, जो ऑनर्स फंड्स प्रोवाइडर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंपनी में कंट्रोलिंग की सिचुएशन को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बोरोस फंड में ऐसा नहीं होता है। सोर्स की बात करें तो एडीआर, जीडीआर, शेयर कैपिटल शेयर, रिटेन अर्निंग होती है इसके सोर्सेज, और यहाँ पे डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा, ये सारे सोर्स होते हैं जिसके थ्रू बोरोस फंड को कलेक्ट करने का काम किया जाता है। राइट टू रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ रेगुलर रिटर्न्स दिया जाए। जैसे हमने पढ़ा अभी थोड़े समय पहले कि इसमें क्या होता है कि कंपनी को अगर फायदा हो रहा होता है तो जिस तरीके से फायदा हो रहा होता है उसी तरीके से कंपनी इनको क्या करती है, रिटर्न्स भी पेड करती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रेगुलर रिटर्न देना ही देना है। और रिस्क की बात करें तो ये जो होता है कहता है कि प्राइमरी रिस्क बियरर होता है ऑनर्स फंड, और ये सेकेंडरी रिस्क बियर होता है, या फिर ये कि ये द बोरोस फंड सिक्योरिटीज होल्डर इज नो रिस्क बियर, ये कोई रिस्क बियर करने का काम नहीं करता, क्योंकि कंपनी को फायदा हो तो भी, लॉस हो तो भी वो क्या करेंगे, अपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए उसके ऊपर क्लेम जरूर करेंगे। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.